मुझे ये अंदाजा है, अगर मेरी पार्टी ने मेरे नेतृत्व मेरे विषय में सोचा टिकट दिया तो लाख से ज़्यादा वोटों से मैं जीत हासिल करूँगा। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग पेड टीम लगा करके या पैसे से भीड़ इकट्ठी करके अपने आप को शो कर रहे हैं, उनका जमाना अब लद गया है। मेरी पार्टी ने अगर मेरे को साथ दिया और टिकट दी, जीत गया, जीतूंगा 100%। तो ऐसे जो अधिकारी जिनके कान में रुई ठुकी पड़ी, उनके कान की रुई काटना भी मुझे आता है। अकेले इको ग्रीन का 300 करोड़ क्यों? ये जो 10,000 करोड़ अगर गुड़गांव में लग जाते तो आज गुड़गांव मुंह से बोलने वाला शहर होता। राव इंद्रजीत सिंह को मैं वेट करता हूँ कि कहीं ना कहीं करप्शन तो हुआ है। अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा था तो पावर है मेयर को, पावर कमिश्नर से ऊपर मेयर को पावर है, फिर वो बना के मेयर बैठाए क्यों? के लिए इको ग्रीन के लिए क्यों किया? गुड़गांव में शिविर ध्वस्त है, गुड़गांव में पीने के पानी की समस्या है, गुड़गांव में चलने के लिए सड़कों में गड्ढे हैं, गुड़गांव में और बहुत सी चीजें हैं, परंतु फिर भी हमारी सरकार ने करप्शन के ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिए हैं। पहली बार आप ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि आईएएस अफसर अंदर ठोके हैं, विजिलेंस के पूर्ण रूप से छापे लगे हैं, दुनिया भर के एचसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी इस सरकार ने लपेटे में लिए हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी बहुत आदरणीय हैं हमारे, मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। ईमानदार नेतृत्व है, ईमानदार नेता हैं, लेकिन अकेले राव इंद्रजीत सिंह सबको ठीक कर सकते हैं क्या? अकेला मनोहर लाल ठीक कर सकता है क्या? अकेला नायब सैनी भी ठीक कर सकता है क्या? जो सरकार के ध्यान में आई है कुछ चीज़ें, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी है, तो वो एक बड़ा दायरा जाँच का ये बैठने वाला है। वो अकेला कि किस कमिश्नर की हिम्मत है कि अकेला वो 300 करोड़ का या इतना टेंडर उसको दे दे? उसमें नीचे से ऊपर तक की भूमिका रहती है। जो मांग राव साहब ने करी है वो गलत नहीं है, परंतु उसके साथ साथ मैं अपने नेतृत्व से, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये 10,000 करोड़ जो पानी में गए, जो गुड़गांव में आज के दिन लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो विषय उसका भी ध्यान में रखना चाहिए। तो नेतृत्व हमारा बहुत ईमानदार है, और उसके नीचे अगर थोड़ा बहुत करप्शन हुआ है तो ऐसा नहीं है, कार्रवाई भी हुई और आगे भी कार्रवाई होंगी। जो लोग पैसे से भीड़ जुटा रहे हैं वो सबकी नज़र में हैं, किसी को कहने बताने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पार्टी जो 5 साल पहले नाम नहीं थे, वो अचानक से आकर के भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। ये जैसे चौमासा आता है तो मच्छर बहुत पैदा होते हैं। पिछली बार पार्टी की मोदी जी के नाम पे 2014 हम पार कर गए, 2019 भी हम उनके नाम पे पार कर गए, लेकिन अब 2024 का जो चुनाव है ये बड़ा परीक्षा का चुनाव है। किसी और को मिली तो मुझे उनको जैसे पहले 2 योजना में जिताने के लिए काम करना ही पड़ेगा, और अगर मेरे को मिलती है तो उनको मुझे जिताने का काम करना पड़ेगा। 700 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में बनने जा रहा है, जिसका CPWD को टेंडर उस वक्त दे दिया गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शरी शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष GL शर्मा जी। आज हम इनसे जानेंगे इनकी राजनीति के बारे में, गुड़गांव के बारे में, और हरियाणा की लोकसभा चुनाव बीत गए हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद बिटिया। आप यही बताइए, गुड़गांव लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है भाजपा का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? क्योंकि हम बात करें अन्य विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन फीका रहा, लेकिन गुड़गांव और बादशाहपुर में काफी बेहतर रहा। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद देख रहे हैं आप आगे की? देखो, जहाँ तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव का अगर बारीकी से हम विश्लेषण करते हैं तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त करी हमने लोकसभा में, और कांग्रेस 42 सीटों पर रही है। 4 सीटें वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। उस दृष्टि से अगर हम बात करते हैं कि 10 साल की सरकार और झूठे नैरेटिव सेट करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा जीती, और उसके बाद 44 विधानसभा हम जीते हैं। और अब तो चूंकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जो जैसे पार्लियामेंट में मोदी जी के केंद्र के काम थे और हरियाणा के जो काम थे उनको गिनाया गया था। वर्तमान में मैं ये कह सकता हूँ कि जो विकास है निरंतर प्रक्रिया है, और विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने कई मायने में बड़े आयाम स्थापित किए हैं। जैसे व्यवस्था परिवर्तन का काम,
आप देखेंगे कि पुराने कांग्रेस के समय में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और असमान विकास की एक धारा चल रही थी, और इस परिस्थिति से पूरा गुड़गांव, हरियाणा वापी था, गुड़गांव तो विशेष रूप से प्रभावित रहा। और उसी कारण से हम लोगों को ये संघर्ष करना पड़ा कि हम 67 पैसा जो गुरुग्राम के लोग हैं वो हरियाणा के कोष में डालते हैं, और जितना हम कोष देते हैं उतना भी हम नहीं मांग रहे थे। हम ये कह रहे थे कि 22 जिले हैं तो 22वां हिस्सा गुरुग्राम में लग जाए। तो क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद के साथ साथ ये जो विकास की, असमान विकास की तत्कालीन पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, उस पे जो संघर्ष हुआ, तब जाकर के 2014 में लोगों ने एक बड़ा फैसला केंद्र में लिया, नरेंद्र मोदी जी को बिठाया, और हरियाणा में भी कांग्रेस को धूल चटाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विशुद्ध रूप से अपनी सरकार 2014 में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाई। तो सबसे पहला को जो काम हुआ वो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हरियाणा में एक तो क्षेत्रवाद का मुद्दा खत्म हुआ, भाई भतीजावाद का मुद्दा खत्म हुआ, और विकास में असमानता जो थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बनता था एक परिपाटी बनी हुई थी कि 90% काम, 50% काम उसके हल्के में और 50% काम सारे हरियाणा में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद में सिद्ध हुआ कि 90 की 90 विधानसभा में समान विकास कार्य हुए। दूसरी बात, जो भाई भतीजावाद था, मैं, मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरा रिश्तेदार, उन्हीं को नौकरियां चिट के माध्यम से मिलती थी। ये दूसरा नैरेटिव तोड़ा। कलयुग में वोट की जरूरत रहती है, कार्यकर्ता के बच्चे लग जाएं, मेरे बच्चे लग जाएं, किसी ठोंडे ठपाड़े के बच्चे लग जाएं, ये प्रथा थी, उसको तोड़ा। मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया, और मेरिट के नौकरी देने का काम करने से एक लाभ मिला कि प्रदेश के युवाओं में एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे मार्क्स ले लेंगे, मेरिटोरियस होंगे, तो हम हरियाणा सरकार में बिना पैसे के और बिना खर्चे के, बिना पर्ची के नौकरी पा सकते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नीयत देश में सत्ता काबिज करने की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की रही है। इस नाते से मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के लोग अब समझेंगे और सोचेंगे और विचारेंगे कि 44 सीट पे तो इतनी झूठ और इतना सब कुछ होने के बाद भाजपा को आपने जिताया है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में अब जो काम हो रहे हैं, जो लोगों के लिए भलाई का काम, किसानों के लिए, आप में पता ही होगा, किसानों के लिए जो घोषणाएं करी हैं, व्यवसायियों के लिए जो घोषणा हुई है, MSP पे पहले हम 14 फसल खरीदते थे, अब 23 खरीदेंगे, तो पूरी की पूरी सबका मुंह बंद कर दिया। और ऐसे काम हो रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की भी कोई संकट है। भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। हम देख रहे हैं कि आप भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारे यहाँ गुरुग्राम में मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन लोग ज़्यादा मिलते हैं, चूँकि कामकाजी लोग हैं और शहर होने के कारण से लोग सुबह निकलते हैं, शाम को अपने घर आते हैं। तो जनसभा और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मीडिया में भी खूब दिखाते हैं लोग बाग, मतलब मैं जहाँ जाता हूँ वह इतनी ज़बरदस्त भीड़ अपने वहाँ के क्षेत्र की जनता की होती है कि मुझे ये अंदाज़ा है, अगर मेरी पार्टी ने मेरे नेतृत्व मेरे विषय में सोचा टिकट दिया तो लाख से ज़्यादा वोटों से मैं जीत हासिल करूँगा। पुनः लोग पुरानी राजनीति की तरफ जा रहे हैं, राजनीतिक सोच की तरफ जा रहे हैं। पुराने ज़माने में जो राजनेता थे, आज भी ऐसे बहुत से राजनेता हैं जो ईमानदार हैं और राजनीति में स्थापित हैं। बीच में एक ऐसा दौर आया कि पैसा कमाओ, पहले इन्वेस्ट करो, उसको लगाओ, और लगा करके फिर आप MLA बनो, और MLA बन के जितना लगाया था उससे ज़्यादा कमाओ। तो जनसेवा की बजाय धन सेवा का उपयोग पिछले कुछ समय में ज़्यादा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षाकृत मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग पेड टीम लगा करके या पैसे से भीड़ इकट्ठी करके अपने आप को शो कर रहे हैं, उनका ज़माना अब लद गया है। पार्टी बहुत पारखी है, और जो अच्छे सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार हैं, मैंने अपने आप को सिद्ध किया है। मैं डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन मेरे संगठन ने बनाया। घाटे की संस्था थी सदा,
उसको ईमानदारी के साथ काम करने के लिए अपने मुलाजिमों को अपनी तरह गंगा जल ले लेके और ये नैरेटिव सेट करा दिया था कि बेईमानी करोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे। तो उस नाते से काम ये लोग देख रहे हैं। ऐसे ही गुड़गांव में 30 साल से ईमानदारी के साथ में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। उसका प्रतिफल मिल रहा है कि जहाँ भी जाता हूँ वहाँ अच्छी संख्या में भीड़ जुटती है और मेरे को समर्थन देने के लिए हाथ उठा के लोग कहते हैं कि आप जैसे ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति अगर आते हैं राजनीति में, आगे बढ़ाती है पार्टी, तो इसमें पार्टी का भी भला होगा और गुड़गांव का भी भला होगा। मैंने 2009 में टिकट मांगा, 2014 में टिकट मांगा। 2014 में मैं और 2 ही व्यक्ति थे, उमेश अग्रवाल जी, हम 2 ही टिकट मांग रहे थे। उमेश जी को टिकट दे दिया, वो कांग्रेस से आए थे 5 साल पहले। उनको इंडिपेंडेंट बीजेपी से एक चुनाव वो लड़ चुके थे जिसमें बुरी तरह से हारे थे, लेकिन वो टिकट उनको चला गया। मेरे को संगठन ने कहा कि आपने इनको जिताना है। मैंने काम किया, उनको जिताने में पूरी मदद करी। इसके बाद में पिछले बार भी हम 2 ही व्यक्ति थे, लेकिन सुधीर सिंगला जी के पिता बहुत बड़े नेता थे हमारे गुरुग्राम के, और उनका देवासन हो गया था, स्वर्गधाम चले गए थे वो। और उस नाते से मुझे लग रहा है कि उनको श्रद्धांजलि के बतौर उनके पुत्र को टिकट दे दिया। दोनों जो मांग रहे थे उनको नहीं देके उनको दिया। और मेरे को खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बुला के कहा कि जब तक आप नहीं लगोगे, मैं तिगांव में जिताने लगा हुआ था, तिगांव मेरे को अलॉटेड थी सीट बतौर में प्रबंधन के, लेकिन उन्होंने कहा सब छोड़ दे, वहाँ तो तू कर, जो आपने करना था वो करिया है, आप यहाँ लगो। 10-15 दिन में पूरे गुड़गांव में माहौल चेंज किया। बड़ा टफ इलेक्शन हो गया था और उस इलेक्शन को भी निकालने में संपूर्ण मदद करके मैंने पार्टी के आदेश का एक सच्चा सेवक होने के नाते, एक सच्चा सिपाही, अनुशासित कार्यकर्ता होने का परिचय दे करके उनको जिताने का काम किया। अब मेरा इतना सा निवेदन है कि पार्टी में बहुत से लोग टिकट मांगते हैं, मेरी पार्टी में क्यों, विपक्ष में भी बहुत से लोग टिकट मांगेंगे। टिकट मांगना सबका अधिकार है, पर गुरुग्राम की जनता ये जानती है कि जो लोग 5 साल पहले गुरुग्राम विधानसभा में जिनका नाम भी नहीं था, लोग उसको जानते नहीं थे, तो पॉलिटिकली इन्वेस्ट करके अपने आप को अगर पेश करते हैं तो बादशाहपुर में पहले आप कोई बादशाहपुर में चुनाव लड़के फिर गुड़गांव में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत से दोनों पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव के नहीं होकर के बादशाहपुर से फ्लोट होकर गुड़गांव में आए हैं। इतना सस्ता गुड़गांव नहीं है कि आप जब मर्जी चाहें जब मर्जी आ जाए। पार्टी भी इतनी सस्ती मुझे नहीं लग रहा, भारतीय जनता पार्टी इतनी सस्ती है कि आपका नाम 14 में तो था ही नहीं, 5 साल में आप आए आपको टिकट मिल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। पार्टी मेरे विषय में, चूँकि मेरे पास मैंने अपने आप को सिद्ध किया है, संगठन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगी, मैं आसाम गया, उसके कर्नाटका गया, मैं उत्तराखंड गया, मैं उत्तर प्रदेश में गया, मैं राजस्थान में अभी फ़िलहाल चुनाव हुए थे उसमें 2 महीने रह के आया। मेरे पास एक ज़िला था, पंजाब में मेरे पास फतेहगढ़ ज़िला था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, संगठन में मेरी जिम्मेदारी लगाता है और मैं उसको बखूबी निभाता भी हूँ और साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यकर्ता का परिचय भी देता हूँ। जहाँ भी मैं गया हूँ सीटों को जिताने के लिए काम किया। अभी वर्तमान में तो रिसेंटली लोकसभा चुनाव में मैं फरीदाबाद लोकसभा का इंचार्ज था, प्रभारी था, और फरीदाबाद लोकसभा हमने खूब झूठे नैरेटिव के बाद भी अच्छे वोटों से हमने जीत हासिल की है। तो इस नाते से मैं ये मानता हूँ कि मेरी परख मेरे संगठन ने सांगठनिक तौर पे भी और सरकार के तौर पे भी वो देखी हुई है और उनको, मेरे नेतृत्व को अच्छी तरह से पता है कि ये कार्यकर्ता ईमानदार है, सच्चा है, अच्छा है, परिश्रमी है और डेडिकेटेड, पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता है। और 2 बार ऐसा हमने करके भी दिखा दिया। तो मैं तो ये मानता हूँ, हमारी पुरानी कहावत की 12 साल में तो कूड़ी की भी बावड़ जाती है। तो मैं तो इंसान हूँ, तो मेरा संगठन मेरी तरफ देखेगा। मुझे अति विश्वास है कि अब की बार पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं लाख से भी अधिक वोटों से जीत हासिल करूँगा। जी, 10 साल भाजपा की सरकार थी। गुड़गांव में 10 साल में क्या काम हुए जिनको लेकर के आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं आपको एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है। नगर निगम को लेकर के लोगों में नाराजगी है, जल भराव की समस्या आज भी बनी हुई है। हम देख रहे थे पिछले दिनों बारिश आते ही राजीव चौक पर गाड़ियां तैर रही थी, ऐसी समस्याएं आ चुकी है। तो आप कैसे बचाव करेंगे अपनी पार्टी का?
देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है और सत्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मेरी पार्टी भी मानती है, मैं भी मानता हूँ कि जिस वक्त हमने ये संघर्ष किया था कि गुड़गांव का पैसा, वो फाइल चंडीगढ़ जाती थी, वो अटक जाती थी, तो गुड़गांव का पैसा गुड़गांव में लगे, और इस नाते से हमने ये बात कही थी कि गुड़गांव के डेवलपमेंट के लिए कोई अथॉरिटी बननी चाहिए। तो हमने नगर निगम और जीएमडी की मांग तत्कालीन समय में की थी। उसके लिए हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन भी किया, प्रेशर में गवर्नमेंट आई और नगर निगम बनाया गया। नगर निगम का पहला मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और काउंसलर बनाने का श्रेय, मतलब मैं ये नहीं कहता 100% मैंने ही ऐसा किया है, पर वो श्रेय जीएल शर्मा को जाता है इन जो पहली मेयर टीम बनाने का भी और काउंसलर में भी, चूँकि मैं उस वक्त पूर्ण रूप से जिलाध्यक्ष के नाते काम कर रहा था और मैंने अपनी तरफ से काउंसलर्स के चुनाव में जो भूमिका निभाई, उस नाते से हमने निगम बनाया भी और उस समय गुड़गांव में डेवलपमेंट के काम भी हुए। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस दृष्टि से, जिस सोच को लेकर के संविधान बनाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही। ऐसे ही जिस सोच को लेकर के नगर निगम गुड़गांव बनाया गया था, उस अपेक्षा के कृत नगर निगम गुड़गांव वो गुड़गांव के लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं कर सका जितने गुड़गांव के लोग उसका हक चाहते थे, जितने गुड़गांव के लोगों के लिए बनता था। और उसमें हम अधिकारियों की भूमिका भी मानते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने काउंसलर के रूप में या मेयर टीम के रूप में, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं उदासीनता रही होगी। या हमारे विधायक चुने जाते हैं, सांसद हम चुनते हैं, सांसद केंद्र का काम करता है, विधायक स्टेट का काम करता है, तो जो अपेक्षा गुड़गांव के लोगों में जो काम 2014 से 2019 तक हुए, उस पे कहीं ना कहीं 2019 से 2024 में काम तो हुए, डेवलपमेंट तो हुए हैं। ये हॉस्पिटल 700 बेड का 100 बेड से शुरू होकर 700 कर दिया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे बहुत से काम हमारी सरकार ने किए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देखूं तो छोटे छोटे उपकेंद्र स्वास्थ्य के, वो 40 उपकेंद्र मैंने खास तौर से मैं ही गया था, तो वो हमने मंजूर कराए, जो अभी टेकचंद नगर में खुल गया है, पटेल नगर में खुल रहा है। ऐसे काम हुए हैं, लेकिन जो अपेक्षा डेवलपमेंट की थी जितनी, उतनी नहीं हुई। कुछ अधिकारी तो अच्छे हैं जो कहने से काम करते हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके कानों में रुई ठुकी पड़ी है, वो रुई निकालने का काम भी करेंगे। कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि जो अधिकारी, उनको मैं बार बार कहता हूं और मैंने पहले भी कहा है, आज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि चाहे तो कोई काउंसलर है, चाहे विधायक है, चाहे हमारे माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे मैं हूँ, मेरी पार्टी के हैं, हमारे मुख्यमंत्री है, भाई जो अधिकारी, जनता आपकी मालिक है, क्योंकि उसके पैसा जो खजाने में वो दे रहे हैं, तो जो अधिकारी अपने मालिकों से गद्दारी कर रहा है, उस अधिकारी को ये सोच लेना चाहिए कि उसको नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है। मेरी पार्टी ने अगर मेरे को साथ दिया और टिकट दी, जीत गया, जीतूंगा 100%। तो ऐसे जो अधिकारी जिनके कान में रुई ठुकी पड़ी, उनके कान की रुई काटना भी मुझे आता है, और उन अधिकारियों को बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी चेतावनी दे रहे हैं, और हमारी तरफ से भी कार्यकर्ताओं की तरफ से चेतावनी जारी है। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि गुड़गांव में सबसे ज़्यादा जो आज के दिन प्रॉब्लम गुड़गांव के लोग फेस कर रहे हैं, वो है एक जल भराव की, दूसरा है सीवर ओवरफ्लो की। और जब सीवर ओवरफ्लो होता है तो उसमें पानी के साथ मिल जाता है, लोग शक करते हैं मोटर से, तो उस नाते से वो भी पानी की समस्या भी खड़ी हो जाती है। बिजली की प्रॉब्लम भी कुछ है, और ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आज गुड़गांव की कई कॉलोनियाँ त्रस्त हैं। परंतु उसमें भी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो नेचुरल ड्रेन थी, गुड़गांव का फ्लो बहुत बड़ा, 40 लाख की आबादी वाला गुड़गांव बन गया। और जिस वक्त आपने प्लान बनाए थे, योजना बनाई थी, उस वक्त एक सेक्टर की योजना बनाई कि इसमें 400 लोग रहेंगे, और वहाँ पे हो गए 40,000 लोग। तो ऐसे ही कॉलोनियों में भी प्राइवेट कॉलोनी कटी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय लोग अपने अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, और अपने पैसे करके
और बाद में यह रेगुलर हुई तो वो 4 इंची पाइपलाइन सीवर की डली, और उसमें आज फ्लो अप जो जनता का बढ़ा है वो 10 गुना बढ़ गया है। इस नाते से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक सुझाव हमने दिया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। नगर की टीम भी लगी हुई है, जहाँ जहाँ ओवरफ्लो की समस्या उसको ठीक करने में जोर लगा रहे हैं। कुछ अच्छे अधिकारियों लगा रहे हैं, जो जिन अधिकारियों की रुचि नहीं है, स्वाभाविक तौर पे कुछ ऐसे अधिकारी होते ही हैं कि जो ये सोचते हैं कि भाई मैंने अपना टाइम 9 से 5 निकालना है। उन अधिकारियों का समय अब आगे होने वाले समय में मैं समझता हूँ बहुत बुरा होने वाला है, उनको बार बार चेतावनी दे करके। तो इस नाते से गुड़गांव में काम भी हुए हैं, लेकिन समस्याएं भी है। समस्या इसलिए कि विकास सतत प्रक्रिया है। अब जैसे कहीं सीवर ओवरफ्लो हो गया, मैंने अधिकारियों को कहा, विधायक ने कहा, या जिस भी कार्यकर्ता ने या जिस भी जनता के व्यक्ति ने फ़ोन किया, वो जाते हैं उसको मशीन से शक कर लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए विकास एक बार में आपने साफ सफाई करवा दी, पुनः ये जल भराव नहीं होगा, पुनः ये सीवर ओवरफ्लो नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो ये अब हमारे पास समय टाइम टू टाइम होता है। अभी एक योजना बनवा रहे हैं, उसमें वो चीज़ें चल रही हैं। एक गुड़गांव के लिए तो एक बहुत बड़े प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गुड़गांव नहीं तो डिजास्टर होगा गुड़गांव में बहुत बड़ा, अगर नहीं सोचा गया तो मैं ये मान चलता हूँ कि अपने देश में या संसार में आप देखेंगे कहीं भी शहर है, या तो कोई नदी के किनारे है या कोई बड़ी झील के किनारे है। गुड़गांव ऐसा शहर है जिसके नज़दीक ना कोई अच्छी झील है ना कोई नदी है। तो अपने को जो सीवर का पानी है वो मास्टर लाइन से जा करके और वो धनकोट बसोई होते हुए नजफगढ़ ड्रेन जो 8 नंबर ड्रेन है उसमें डालना पड़ता है, और वो जमुना में जाके मिल जाता है। लेकिन बारिश के समय में जमुना भी जब ओवरफ्लो होती है तो वो बैक मारता है। उस नाते से ये प्रॉब्लम आ रही है, बारिश के समय की ये प्रॉब्लम है। पर जल्दी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, और आने वाले समय में ये 4-5 चीज़ जो मैंने आपको गिनवाई है, इनके ऊपर जरूर काम करने की आवश्यकता रहेगी और हम करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं मतदाताओं के बीच, किन उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं? जहाँ तक मेरी बात है, व्यक्तिगत तो कोई अपना मुद्दा लेके कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी से बंधा होगा तो जा ही नहीं सकता। मुद्दे तो हमारी ये पार्टी जो हमारा मैनिफेस्टो तय करेगी उसके आधार पे तय होंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से तो अभी फिलहाल केवल मात्र जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं अब तक, उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। मैंने जो निस्वार्थ भाव से 25-30 साल से लोगों की सेवा की है, उस नाते से मैं लोगों के बीच में जाके बता रहा हूँ। लोगों को पता है, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं भीड़ में, भाई साहब मैं फलां दिन आपके यहाँ गया था, आपने वो फ़ोन किया, मेरा काम हो गया था। तो इस तरह से 25-30 साल से नर सेवा को नारायण सेवा समझ करके लोगों के बीच में काम किया है। तो वो सिंपैथी, वो सहानुभूति, और 2 बार टिकट नहीं मिली तो उस नाते से भी मेरे प्रति लोगों में सहानुभूति है। एक सबसे बड़ा जो काम में जो मेरे साथ है वो भी मैं कह के जा रहा हूँ, और उसके कारण से मेरे को काफ़ी अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। वो ये है कि मैं गुड़गांव में सबसे पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो सामाजिक समरसता का जनक बना। मैं हर साल सामाजिक समरसता सम्मेलन करता हूं, और जितनी भी हमारी इलेक्टेड 36 बिरादरी की जो सभाएं हैं उनको बुला करके सम्मानित करता हूं। और उस नाते से दूसरे समाज मुझे बुलाते हैं। वाल्मीकि समाज कहता है GL शर्मा हमारा है, तो ऐसे SC समाज, BC समाज और जनरल समाज के लोग मुझे अपना परिवार मानते हैं, मैं उनको अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। तो मेरा इतना बड़ा परिवार है जिसकी कोई हद नहीं है। पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 है। फसलों की, किसान की बात करें तो 23 की 23 फसल MSP पे खरीदने वाला हरियाणा है। तो हरियाणा ने काफ़ी मुकाम हासिल किए हैं। और गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव में जो हमारी मेट्रो है उसको पुराने गुड़गांव तक लाने का सपना अपन सोच रहे हैं। ये काम केंद्र सरकार का है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस पर नींव रख गए हैं। प्रदेश सरकार का भी उसमें शेयर होता है, जमीन प्रदेश सरकार देती है। तो दोनों सरकारें मिलकर के आने वाले समय में हम गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ेंगे। गुड़गांव की सीवर की समस्या, स्वच्छ जल की उपलब्ध होने की समस्या, और जब भराव होता है तो रोड भी टूटते हैं, तो अच्छे रोड हों और पर्यावरण की दृष्टि से भी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, और इसके साथ साथ पेड़ उगा करके व्यक्ति का जीवन, ये पर्यावरण का संरक्षण है वो करने का काम, ये 4-5 जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको लेकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। और जहां भी मैं जा रहा हूं मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मेडिकल कॉलेज में गुड़गांव की बात कर रहा हूं तो माँ शीतला माता के नाम पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 70-80% काम उसका पूरा हो गया।
और जो शेष बचा है वो 1-2 महीने में पूरा होके कम्प्लीटली वो गुड़गांव को एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया गया। इससे आगे डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, सतत प्रक्रिया है। तो पीने के पानी की समस्या, रेन्यूएबल परियोजना, नए गुड़गांव से मेरा ऑफिस था साउथ सिटी में, और मैं आता था यहाँ तो 1 घंटा लगता था। तो हिरोंडा चौक, उसके बाद में अपना सिग्नेचर टावर चौक, फिर अपना इफ्को चौक, अतुल कटारिया अंडरपास और फ्लाईओवर, ये सुखराली में इसको बोलते थे हम, इस महाराणा प्रताप चौक, इस पे फ्लाईओवर। तो इस तरह से जो यातायात की समस्या थी, जो गुड़गांव जूझ रहा था, उसको भी समाप्त करने का काम किया और ये सारे फ्लाईओवर बने, और उससे अब सुगमता से ट्रैफिक के बिना उसके लोग बाग नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव में आने में अपने आप को सहजता महसूस करते हैं। इससे आगे और चलते हैं, इसके आगे चलते हैं तो गुड़गांव में हमारा जो मेट्रो का अभी प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करके गए हैं। मैंने पहले भी शायद आपको बताया था 6 महीने 7 महीने पहले एक इंटरव्यू में कि गुड़गांव में एक पहले विचार किया और विषय बना था कि 100 बेड का एक हॉस्पिटल अपन नया बनाएंगे, लेकिन साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट की भूमि थी, उसको अपने यहाँ स्थानांतरित करने में फिर 100 से 200 फिर 500 और अब 700 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में बनने जा रहा है, जिसका CPWD को टेंडर उस वक्त दे दिया गया था। लगभग अक्टूबर के महीने तक इसके टेंडर जारी हो जाएंगे। 990 करोड़ का बजट हरियाणा सरकार ने उसका सैंक्शन कर दिया है। तो ये एक नया बढ़िया हॉस्पिटल, जो पुराना हॉस्पिटल था उसकी जगह पे बनने वाला है। बस अड्डे की सुध ले रहे हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव का दौरा करके गए। तो गुड़गांव में बेसिकली जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था प्रदेश सरकार की नीयत से, और वर्तमान में तो नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, अपनी बहनों को 500 में सिलेंडर BPL परिवारों को दे दिया। इसके अलावा आप सरपंचों को पावर दी है, एक योजना के तहत ही दिया, और अभी मैं समझता हूँ कि सरपंचों को पावर्स दी गई है, कॉरपोरेटर्स को, जो काउंसलर्स हैं उनको पावर दी गई है। इसी तरह से RWA के साथ मिलना जुलना हो रहा है। समाज के प्रत्येक वर्ग को कुछ ना कुछ प्राप्त हो और उनकी सेवा हो सके, इस नाते से नायब सैनी जी काम कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने काम किया, और मनोहर लाल जी ने, जो मनोहर लाल जी के कई काम ऐसे भी हैं जिनको और दूसरे प्रदेशों ने अडेप्ट किया, जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी है एम्प्लॉयज़ की, वो हमने मतलब टीचर ट्रांस पॉलिसी बनाई थी, बाद में सभी एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी हो गई। 90% कर्मचारी आसानी से अपना इच्छित स्थान बिना चंडीगढ़ गए दौड़ भाग करे पा सकता है। तो ऐसे ही पिछड़ा वर्ग, पूरे देश में मोदी जी ने पिछड़े वर्ग को, इससे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं था, NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए, और हरियाणा में भी पिछड़ा वर्ग आयोग बना और उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए। इको ग्रीन कंपनी को लेकर के जो राव इंद्रजीत सिंह सांसद है, उन्होंने काफ़ी फटकार लगाई थी अधिकारियों को, और नायब सैनी को भी जो CM है उनको पत्र लिखा था और CBI से जांच कराने की भी मांग की थी। तो ये नौबती क्यों आई? इको ग्रीन को जब टेंडर दिया गया था, तो इको ग्रीन को टेंडर दिया था 1100 रुपये पर टन के हिसाब से कूड़ा उठाएंगे, बंदवाड़ी जहाँ जगह चिन्हित थी वहाँ ले जाएंगे और वहाँ पे पावर प्लांट लगा कर उसकी खपत करेंगे तो बिजली सरकार को मिल जाएगी और कूड़े का जो कूड़ा जाता है उसका निस्तारण हो जाएगा। लेकिन 3-4 साल तक मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने पावर प्लांट नहीं बनाया, और जब जैसे ही 2 साल में या 3 साल में नहीं बनाया तो उनका रेट फिर 1100 से 660 कर दिया गया, और फिर उसके बाद में 330 कर दिया गया। इस नाते से अब तो वो इको ग्रीन दिवालिया ही हो गई है। इस नाते से अगर बात करते हैं CBI जांच की, तो मैं ये मान के चलता हूँ नगर निगम गुड़गांव का जो बजट है वो 2011 में निगम बना था, उस वक्त 1700 करोड़ का बजट था, जो बाद में आज के दिन वो 3000 का हो गया। 10 साल में आप ये मान के 11 से 21 13 साल हो गए, 13 साल की एवरेज निकालते हैं, आज 3000 जब 1700 तो 2000-2500 करोड़ का बजट की एवरेज आती है। और उसमें गुड़गांव पे खर्च दिखाया होगा, जहां तक मैं समझता हूं कि इन 10 सालों में 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए जरूर गुड़गांव पे डेवलपमेंट का खर्च दिखाया होगा।
तो अगर उसकी संपूर्ण की जांच करते हैं तो पता चल जाएगा भाई उसमें कौन कौन लोग शामिल। अकेले इको ग्रीन का 300 करोड़ क्यों? ये जो 10,000 करोड़ अगर गुड़गांव में लग जाते तो आज गुड़गांव मुंह से बोलने वाला शहर होता। तो लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को मैं वेट करता हूँ कि कहीं ना कहीं करप्शन तो हुआ है, पर वो किस स्तर पे करप्शन हुआ है, उसमें हमारे कौन कौन लोग शामिल हैं, वो एक विषय बड़ा देखने वाला है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अकेले इको ग्रीन नहीं, जो अधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि हमने क्यों बनाए थे, हमारे मेयर टीम कहाँ चली गई थी? अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा था तो पावर है मेयर को, पावर कमिश्नर से ऊपर मेयर को पावर है, फिर वो बना के मेयर बैठाए क्यों? अगर करप्शन हो रहा था तो तत्कालीन समय में भी हमको आवाज़ उठानी चाहिए थी ताकि मामला ही वहीं रुक जाता। और ऐसा कुछ कॉर्पोरेटर ने किया था कि इको ग्रीन के लिए क्यों किया? गुड़गांव में सीवर ध्वस्त है, गुड़गांव में पीने के पानी की समस्या है, गुड़गांव में चलने के लिए सड़कों में गड्ढे हैं, गुड़गांव में और बहुत सी चीज़ें हैं, वो नहीं हुई। और 10,000 करोड़ पानी में, मेरे अपने विचार से मैं कन्फर्म नहीं हूँ, पर 10 साल में निगम ने जो पैसा लगाया वो कहाँ चला गया, वो भी देखने की ज़रूरत है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। परंतु फिर भी हमारी सरकार ने करप्शन के ऊपर बहुत सख्त एक्शन लिए हैं। पहली बार आप ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि IAS अफसर अंदर ठोके हैं, विजिलेंस के पूर्ण रूप से छापे लगे हैं, दुनिया भर के HCS अधिकारी, IAS अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी इस सरकार ने लपेटे में लिए हैं। परंतु ये एक व्यक्ति ही संपूर्ण संसार को, राव इंद्रजीत सिंह जी बहुत आदरणीय हैं हमारे, मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। ईमानदार नेतृत्व है, ईमानदार नेता हैं, लेकिन अकेले राव इंद्रजीत सिंह सबको ठीक कर सकते हैं क्या? अकेला मनोहर लाल ठीक कर सकता है क्या? अकेला नायब सैनी भी ठीक कर सकता है क्या? तो ये एक विषय है कि सबको मिलकर के जो ईमानदार लोग हैं, जैसे मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मेरे को आपने डेयरी सौंपी, मैं ईमानदार था, मैं सब प्लांटों में जाके गंगा जल धरवा के कसम उठाया। ऐसा हमारे जो जनप्रतिनिधि बने नगर निगम में, उनकी भी सोच थी क्या? ये एक बड़ा विषय है। ऐसे विधायक चुने जाते हैं, विधायक समय समय पे ऑब्जेक्शन करते, कोई चीज़ सरकार के ध्यान में लाए। जब जो सरकार के ध्यान में आई है कुछ चीज़ें, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी है, तो वो एक बड़ा दायरा जांच का ये बैठने वाला है। अगर उचित समय पे कोई बात हो जाती, क्योंकि चुनाव का समय, ऐसे समय में 1 महीने में बहुत सी सरकार बहुत सा कुछ नहीं कर सकती है। तो वर्तमान में जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो जनप्रतिनिधि, उन लोगों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो निगम स्तर पे मेयर बने हैं उनको जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। भाई वो अकेला, कि किस कमिश्नर की हिम्मत है कि अकेला वो 300 करोड़ का या इतना टेंडर उसको दे दे? उसमें नीचे से ऊपर तक की भूमिका रहती है। तो मेयर उस वक्त, मैं कह रहा हूँ कि हमारी फाइनेंस कमेटी है जो डेवलपमेंट करती है नगर निगम में, उन लोगों ने क्या सोचा, उन्होंने कैसे वेट कर दिया उसको? अकेला कमिश्नर कैसे भेज सकता है? तो विषय ये कई हैं, लेकिन जो मांग राव साहब ने करी है वो गलत नहीं है। परंतु उसके साथ साथ मैं अपने नेतृत्व से, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये 10,000 करोड़ जो पानी में गए, जो गुड़गांव में आज के दिन लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो विषय उसका भी ध्यान में रखना चाहिए। मेरे अपने विचार से ऐसी सोच है, लेकिन सरकार के स्तर पे ये बेईमानी, भ्रष्टाचार हुआ, वो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप देखेंगे तुलनात्मक दृष्टि से तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, उनकी इनकम में एक पैसे का इजाफा नहीं हुआ। मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्रियों के बनिस्बत आप अगर तुलना करेंगे तो ईमानदार व्यक्ति थे। आज के दिन नायब सैनी आम घर का, गरीब घर का बेटा है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। तो नेतृत्व हमारा बहुत ईमानदार है। और उसके नीचे अगर थोड़ा बहुत करप्शन हुआ है तो ऐसा नहीं है, कार्रवाई भी हुई और आगे भी कार्रवाई होंगी। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। आपका आगे का क्या रोड मैप होगा? मान लीजिए आप MLA बन जाते हैं, आपको टिकट भी मिल जाती है, तो आप गुड़गांव को क्या देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? गुड़गांव में एक सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो तो एक गांव की तो मेरे ध्यान में आती है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि गुड़गांव में एक्विजिशन हो गए ज़मीनों के, और कन्हई गांव तो ऐसा गांव है कि जिसके चारों तरफ से रास्ते ही एक्वायर कर लिए, उसमें घुसने का भी नहीं है। 50-50, 60-60 गज के जो घर हैं वो भी एक्विजिशन हुए पड़े हैं। इसी तरह से गुड़गांव में सीवर की एक पैरेलल मास्टर लाइन डालने की ज़रूरत है,
क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़े, मैंने बताया ना जैसे विस्फोट होगा ये अचानक से, आज ये सीवर ओवरफ्लो होके हमको चेतावनी दे रहे हैं, प्रशासन को भी और सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई जो आज के दिन सिस्टम सीवर मास्टर सीवर लाइन का है वो इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता, तो आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो एक तो मास्टर सीवर लाइन डलवाएंगे और जिन कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या है वहाँ समूल रूप से दोबारा से एस्टीमेट तैयार करा के नए सीवर लाइन और नई मास्टर लाइन अगर हम बना देंगे तो सीवर वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। पीने के पानी की जहाँ तक समस्या है, वो पीने के पानी के लिए दूसरी नहर हमारी बन के आ रही है, जो गुरुग्राम नहर के नाम से एक नहर चल रही है ऑलरेडी, एक नूह में भी जाएगी और उसका पानी गुड़गांव को भी मिलने वाला है। तो पानी की समस्या का समूल समाधान नहर से ही होने वाला है। अंडरग्राउंड पानी आपका बहुत नीचे चला गया है, तो उसके लिए भी योजना बन रही है और नहीं बनी है तो उसको अपन बनवाएंगे ताकि स्वच्छ जल लोगों को मिल सके। तीसरा जो कारण है वो कारण है कि जब ये दोनों चीज़ मिलती है तो चलने के लिए सड़क भी अच्छी होनी चाहिए, उसका भी प्रबंध करेंगे। और चौथा कारण है स्वच्छता का। गुड़गांव जैसा शहर जिसको हम मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहते हैं, वर्ल्ड का कोई कोना नहीं है, देश का तो कोई बचा ही नहीं स्टेट, लेकिन वर्ल्ड के भी कोने से लोग यहाँ पे रहते हैं, हर कोने से। तो ऐसे इसका जैसा नाम है वैसा सुंदर स्वच्छ शहर बने, इस विषय में भी पर्यावरण की दृष्टि से और स्वच्छता की दृष्टि से भी काम करने की ज़रूरत है। ये 4-5 काम अगर हो जाते हैं तो गुड़गांव में मैंने जैसे कहा कि हॉस्पिटल बन ही जाएगा, एक दो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, फिर भी एक हॉस्पिटल की जिस आबादी की दृष्टि से और ज़रूरत है वो करेंगे। और इसके अलावा जो और विकास कार्य समय से, जैसे मैंने कहा कि मेट्रो को अपन पुराने गुड़गांव से जोड़ने का काम करेंगे, तो बस अड्डा जो है बस अड्डे का भी हम सुधार करेंगे। एक और प्रॉब्लम जो गुड़गांव शहर में है वो है पार्किंग की। आप बाज़ार में जाते हैं, पार्किंग का कोई प्लेस नहीं है, रोड पे गाड़ी लगा करके जाम की स्थिति रहती है। तो मल्टी लेवल पार्किंग का अपने ध्यान में जो पड़ा हुआ है पेंडिंग काम कमान सराय में, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग का भी काम अपन करने वाले हैं। ये ध्यान में अपने में है, इन्हीं मुद्दों को लेके जा रहे हैं। जीएल शर्मा जी, टिकटार्थियों की लंबी सूची है, हम देख रहे हैं कि जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, काफ़ी लंबी सूची देखते हैं भाजपा में। तो जीएल शर्मा को टिकट क्यों दी जाए, क्या खूबी है? जीएल शर्मा को टिकट इसलिए दी जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी वो जैसे हमारी पार्टी भी डिफरेंस है, ऐसे वर्कर भी डिफरेंस भी है। दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कई प्रकार की कमियां रहते हुए भी वो पार्टी उनको टिकट दे देती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सोबर हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, सभ्य शैली का हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो, और वो अपने बजाय मतलब जो ध्यान में ये रहता है कि पहले मेरा देश है, अपने देश के प्रति समर्पित हो, फिर अपने पार्टी के प्रति समर्पित हो, और फिर अपने ध्यान में आए लोगों की सेवा करने के योग्य हो, ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जानी चाहिए। स्वाभाविक तौर पे जितने भी टिकटार्थी हैं सभी ये कहेंगे, लेकिन जनता तो डिस्टिंग्विश करती है, पार्टी भी डिस्टिंग्विश करती है कि जीएल शर्मा 25-30 साल से गुड़गांव के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। पार्टी ये भी ध्यान रखेगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने पार्टी को ठोकर मारी और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए, फिर ज्वाइन कर दिया, फिर ये भाषा इस्तेमाल हो रही है कि मुझे तो टिकट मिले या ना मिले मैंने चुनाव लड़ना ही है। एक व्यक्ति ऐसा कार्यकर्ता है कि जो पहले कभी थे, तो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो लोग टिकट मांग रहे हैं, जो लोग पैसे से भीड़ जुटा रहे हैं, वो सबकी नज़र में हैं, किसी को कहने बताने की ज़रूरत नहीं। सब मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे लिए एक भी बुरा नहीं है। जितने टिकटार्थी हैं उनसे सबसे मेरे मधुर संबंध है। और मैंने 2 उदाहरण पेश किए आपको कि 2014 में इनमें से कोई टिकट नहीं मांग रहा था, मैं उमेश ही मांग रहे थे, फिर भी उमेश को मिला। मैंने पार्टी के आदेश का पालन किया, समर्पित भाव से काम करके जिताने का काम किया। ऐसे ही 2019 में मैं उमेश ही थे, 2 ही दावेदार थे। ये तो नाम ही नहीं थे कहीं, 5 साल तो लोगों ने देखा ही नहीं होगा ना, तो 5 साल में ऐसा रहा। तो वो 2 ही नाम थे, फिर भी तीसरे साथी को टिकट दिया। हमने समर्पित भाव से वो भी काम किया। लोग चाहते हैं कि जीएल शर्मा को टिकट मिलनी चाहिए। पिछली बार भी चाह रहे थे, बड़े ठगे महसूस हुए थे। अब की बार लोगों की पूरी भावना ये है कि जीएल को टिकट मिले। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पार्टी जो 5 साल पहले नाम नहीं थे, वो अचानक से आकर के भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। ये जैसे चौमासा आता है तो मच्छर बहुत पैदा होते हैं,
ऐसे चौमासे में ही बारिश के सीजन में मेंढक बहुत आते हैं, ऐसे ही बहुत सा काम रहता है। तो ये जो समय आता है इसमें कार्यकर्ता को टिकट मांगनी ही चाहिए, मांगने का अधिकार है सभी को। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैंने लोगों को काउंसलर बनाने में मदद की हुई है। यशपाल बत्रा मेरे दोस्त है, पंजाब में बोधराज सीकरी मेरे दोस्त हैं, बंटी पाहुजा मेरे अच्छे, सीमा पाहुजा हमारी बेटी है। चाहे मैं शशि दुआ की बात करूं, पंजाबियों में बात करूं, ब्राह्मणों में बात करूं या वैश्य वर्ग में बात करूं, तो सभी लोग मुझे आदर के साथ सम्मान देते हैं। पिछली बार पार्टी की मोदी जी के नाम पे 2014 हम पार कर गए, 2019 भी हम उनके नाम पे पार कर गए। लेकिन अब 2024 का जो चुनाव है ये बड़ा परीक्षा का चुनाव है, क्योंकि जो लोकसभा में जो झूठे नैरेटिव सेट हुए उनको तोड़ने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ही ढूंढना पड़ेगा जिसकी अपना खुद का वोट बैंक हो और साथ में पार्टी का वोट बैंक जुड़ जाए, तो ये काम होता है। मैं गुड़गांव का ही रहने वाला हूँ, गुड़गांव विधानसभा में ही रहता हूँ और गुड़गांव में 30 साल मुझे काम करते हो गए। तो कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मुझे ये पहचान कराने की जरूरत नहीं कि मैं जीएल शर्मा हूँ, रात को 12 बजे भी मैं अवेलेबल रहता हूँ, ये गुड़गांव के लोगों को पता है। तो इस नाते से पार्टी मेरे को कंसिडर जरूर करेगी। टिकट मांगने वाले सब हैं, फिर भी पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय का परिपालन सभी को करना होता है। तो जो आज किसी और को मिली तो मुझे उनको जैसे पहले 2 योजना में जिताने के लिए काम करना ही पड़ेगा, और अगर मेरे को मिलती है तो उनको मुझे जिताने का काम करना पड़ेगा। इसलिए सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सबको अधिकार है, सब अपने अपने तरीके से टिकट मांग रहे हैं। पार्टी अपने हिसाब से एक पैमाना तय करेगी, जिस पैमाने पे मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अब तक गुड़गांव काफ़ी ठगा गया। 2-3 योजना से लगातार गुड़गांव ठगी का शिकार हो रहा है। पहले जो चुनाव था 2014 के विधायकों ने पार्टी छोड़ के चले गए। दूसरे विधायक आज सुधीर जी बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इन पर्सन अच्छे व्यक्ति हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली क्यों कमज़ोर हो गए उनको वही उन्हीं को पता होगा क्या कारण रहा। तो पार्टी को अब ये देखना है कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जो व्यक्ति गुड़गांव की समस्याओं को समाधान कराने में सरकार के साथ सहयोग कर करके पार्टी के नियमानुसार पार्टी को फॉलो करके पार्टी के नियमों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। तो उस मामले में मैं अपने आप को फिटेस्ट मानता हूँ और पार्टी भी मुझे लग रहा है मेरी तरफ ध्यान दे रही है। धन्यवाद शर्मा जी, आपने में समय दिया। धन्यवाद।